तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फिजिक्स यानी कि भौतिकी के सब्जेक्टिव प्रश्नों में उन लघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे जो आप लोगों के मैट्रिक एग्जाम के लिए बिल्कुल ही वीवीआई हैं। आप सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखेंगे और अंत तक देखेंगे ताकि एक भी प्रश्न आप मिस नहीं कर सकें, और सुनते चलेंगे ताकि आप सभी प्रश्नों के जवाब आसानी से आप जाकर के मैट्रिक एग्जाम में दे सकें। ये सभी वीवीआई प्रश्न हैं और पूरे चैप्टर का अध्ययन करके इन सभी प्रश्नों को निकाला गया है जो बोर्ड एग्जाम में आ सके। और आप लोगों का कमेंट इतना ज़्यादा आने लगा था कि सर सब्जेक्टिव प्रश्नों पर जोर लगाइए, तो हमने इसलिए डिसाइड किया कि नहीं, आप लोगों को अब सब्जेक्टिव प्रश्न देना चाहिए कि आप यहाँ पर देखें और जा करके बिल्कुल चांस रहे कि 75% आप लोगों का जो प्रश्न है इसमें से आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में आ जाए ताकि आप लोग आसानी से उसका जवाब दे सके। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर कर देंगे ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन यानी कि मैसेज आपको मिल सके। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। कि पहला जो प्रश्न है कि कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, यानी कि जो ग्रह हैं तारों की तरह क्यों नहीं टिमटिमाते, इसका आप जवाब दीजिए। तो इसका जो जवाब होगा हम देखेंगे यहाँ पर कि ग्रह तारों की तुलना में पृथ्वी के निकट हैं और उन्हें विस्तृत स्रोत की भांति माना जा सकता है। यदि हम ग्रह को बिंदु आकार के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान लें तो सभी बिंदु आकार के प्रकाश स्रोतों से हमारी आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत शून्य होगा, जिसके कारण ग्रहों के टिमटिमाने का प्रभाव जो है निष्प्रभावी हो जाता है। इसलिए ग्रह जो है तारों की तरह नहीं टिमटिमाते। तो ये आपका जवाब हुआ। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि लघु पथन से क्या समझते हैं। लघु पथन से क्या समझते हैं, तो इसका जो सही जवाब होगा कि विद्युत परिपथ में प्रतिरोध का बहुत घट जाना लघु पथन कहलाता है। एक बार और हम इसको क्लियर करते हैं। विद्युत परिपथ में प्रतिरोध का बहुत घट जाना लघु पथन कहलाता है। इस लघु पथन का मुख्य कारण किसी कारणवश जीवित तार एवं उदासीन तार का एक दूसरे से सट जाना है। तार के ऊपर के कुचालक परत के हटने या संयोजन के स्थान पर संयोजन की गलती से ऐसी घटना घटती है। लघु पतन से धारा की प्रबलता बहुत अधिक हो जाती है और तार में आग लग सकती है। इससे सुरक्षा के लिए फ्यूज का व्यवहार किया जाता है। यही लघु पतन है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में दो प्रश्न है आपको मिलेंगे, ए और बी। इसमें है पहला है कि निकट दृष्टि दोष के क्या कारण है और दूसरा है कि दूर दृष्टि दोष के क्या कारण है। इसका हम पहले जवाब जानेंगे कि निकट दृष्टि दोष के क्या कारण है। तो यहाँ जो निकट दृष्टि दोष के कारण है वो निम्नलिखित हो सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला जो है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो या क्षमता बढ़ जाए तो निकट दृष्टि दोष आ जाएगा, और दूसरा है कि नेत्र की गोलाई बढ़ जाए या नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए, तब जाकर के निकट दृष्टि दोष आ सकता है। अब सवाल दूसरे का जवाब कि दूर दृष्टि दोष निम्नलिखित कारणों से हो सकता है, यानी कि दूर दृष्टि दोष किन किन कारणों से हो सकता है यहाँ पर ये बताया गया है। तो पहला जो है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी बड़ी हो जाए या क्षमता घट जाए तो दूर दृष्टि दोष आ सकता है, और दूसरा है कि नेत्र की और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए तब आपको दूर दृष्टि दोष आ सकता है। बिल्कुल ही आसान शब्दों में है और बिल्कुल ही शॉर्ट में है, आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तल दर्पण के क्या क्या उपयोग हैं। उत्तल दर्पण के क्या क्या उपयोग हैं, बिल्कुल मैट्रिक एग्जाम के लिए वीवीआई है, और ये प्रश्न उत्तल और अवतल का अक्सर आप लोगों को मैट्रिक एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में भी आता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे और बिल्कुल याद करेंगे। तो ये प्रश्न है कि उत्तल दर्पण के क्या क्या उपयोग है, तो इसका हम उपयोग जानेंगे। पहला है कि बाजारों व गलियों में लगे लैंपों का प्रकाश उत्तल दर्पण से परावर्तित होकर अपसारी किरण पुंज के रूप में सड़क के काफी क्षेत्र को प्रकाशित करता है। और दूसरा जो ऑप्शन है कि ट्रकों, बसों और मोटर कारों में ड्राइवर की सीट के पास उत्तल दर्पण लगा रहता है, जिससे ड्राइवर अधिक दृष्टि में आने वाली वस्तुओं को देख सकें। ये ऑप्शन बिल्कुल वीवीआई है और आप सभी लोगों को ये जानना चाहिए, ऑब्जेक्टिव के लिए भी और सब्जेक्टिव के लिए भी। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए यहाँ पर हम दो प्रश्नों को देखेंगे। इसमें हम पहला प्रश्न देखेंगे कि फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लिखे, एकदम बिल्कुल वीवीआई है, और दूसरा है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखिए। ये भी प्रश्न जो है बिल्कुल वीवीआई है, आप इसको याद रखेंगे। तो पहला हम देखते हैं कि फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। तो फ्लेमिंग का वाम हस्त जो नियम है कि अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि वे एक दूसरे पर लंबवत हों। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा विद्युत धारा की दिशा प्रदर्शित करे तो अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करेगा। क्लियर है। चलिए अब हम विद्युत जनित्र को जानते हैं। अगला है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखिए। इसका हम जवाब जानते हैं।
तो विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत है कि यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो कुंडली से संबंधित चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगती है। बिल्कुल ही शॉर्ट है और बिल्कुल ही आसान शब्दों में आप इसको याद कर लेंगे, फ्लेमिंग का बामस नियम और विद्युत जनित्र का सिद्धांत। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर भी आप दो प्रश्नों को देखेंगे कि सौर ऊर्जा के प्रयोग में लाने के मुख्य लाभ क्या है, और अगला है कि जीवाश्म ईंधन क्या है। तो चलिए हम पहले सौर ऊर्जा के प्रयोग में लाने वाले मुख्य लाभ को देखते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा कि पहला है कि कोई ईंधन या विद्युत प्रयोग में नहीं लाई जाती, कोई ईंधन या विद्युत प्रयोग में नहीं लाई जाती। दूसरा है कि यह कहीं भी प्राप्त की जा सकती है जहां सूर्य का प्रकाश हो, यानी कि जहां भी सूर्य का प्रकाश हो हम सौर ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा है कि उपकरणों का रख रखाव बहुत आसान होता है। और चौथा लिखेंगे कि यह पर्यावरण हितैषी ईंधन है, अर्थात इससे कोई प्रदूषण नहीं होता, यानी कि सौर ऊर्जा से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलता है। बिल्कुल ही आसान शब्दों में है। अगला है कि जीवाश्म ईंधन क्या है। जीवाश्म ईंधन क्या है, इसका अब हम जवाब को जानेंगे कि जीवाश्म ईंधन ऊर्जा युक्त कार्बन यौगिकों के वे अणु हैं जिनका निर्माण मौलिक रूप से सौर ऊर्जा का उपयोग करते हुए पेड़ पौधों ने किया था और जो पृथ्वी में से खोद कर निकाले जाते हैं, यही जीवाश्म ईंधन है। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए यहाँ भी हम दो प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है कि विद्युत मोटर और जनित्र से कैसे भिन्न है। यहाँ पर हम दोनों का डिफरेंस करेंगे, यानी कि दोनों में अंतर स्पष्ट करेंगे। और दूसरा है कि दृष्ट और प्रत्यावर्ती धारा के बीच क्या अंतर है, यानी कि दोनों को हम डिफरेंस के तरीके से देखेंगे। तो चलिए पहले हम विद्युत मोटर जनित्र से कैसे भिन्न है इसके बारे में जानते हैं। तो लिखने का तरीका यह है कि एक तरफ विद्युत मोटर को लिख देते हैं और दूसरी तरफ जनित्र को लिख देते हैं, और विद्युत मोटर के बारे में देखेंगे और जनित्र के बारे में भी हम देखते चलेंगे। तो जैसे कि विद्युत मोटर का जो पहला भिन्न है कि विद्युत ऊर्जा को मोटर यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, विद्युत ऊर्जा को मोटर यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। और हम जनित्र में दिखाएंगे कि यांत्रिक ऊर्जा को जनित्र विद्युत ऊर्जा में बदलती है। देखिए दोनों में अंतर यही है। दूसरा है कि धारावाही कुंडली चुंबक क्षेत्र में रखने से बल युग्म से कुंडली घूमना प्रारंभ करती है। और जनित्र में दूसरा होगा कि कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घुमाई जाने पर कुंडली में विद्युत प्रेरण से उत्पन्न की जाती है। ठीक है, ये लघुत्तरीय प्रश्न है, इसलिए शॉर्ट में आंसर ये है और बिल्कुल आसान शब्दों में ये भी प्रश्न है। चलिए अब हम दृष्ट और प्रत्यावर्ती धारा के बीच का अंतर देखते हैं। पहला अंतर देखेंगे दृष्ट धारा का, यह एक दिशा में बहती है, यह एक दिशा में बहती है। और प्रत्यावर्ती धारा जो है यह निश्चित काल के बाद विपरीत दिशा में बहती है। क्लियर है। दूसरा है कि यह अधिक हानि के कारण दूर नहीं भेजी जाती, और प्रत्यावर्ती धारा जो है यह बिना अधिक हानि के दूर भेजी जा सकती है, यानी कि बिल्कुल उलट है प्रत्यावर्ती धारा दृष्ट धारा के। तीसरा है कि इसका उत्पादन महंगा होता है और प्रत्यावर्ती धारा का जो उत्पादन है इसका उत्पादन सस्ता होता है।